हमारे प्रधानमंत्री ने एक बार कहा था हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। पर लगता है एक खास एलीट वर्ग के लिए ये सीमा है ही नहीं। और ये कैसे, वो मैं आपको एक बिल्कुल हालिया मिसाल से समझाता हूँ। देखिए, इस साल जून की शुरुआत में एक फिल्म आई पैडी, जिसमें जानवी कपूर के किरदार को जिस तरीके से पेश किया गया उस पर पूरा इंटरनेट टूट पड़ा। उस फिल्म में कैमरा बार बार उसके चेहरे को छोड़कर उसके बदन पर जाता रहा और एक सीन में तो हीरो बिजली जाने का फायदा उठाकर उसे जबरदस्ती किस कर लेता है, जिसे लोगों ने सीधे सीधे सेक्सुअल असॉल्ट कहा। और हम सब ने मिलकर इस फिल्म को इतना ट्रोल किया कि डायरेक्टर बुच्ची बाबू को सरेआम माफी मांगनी पड़ी और कुछ सीन काटने तक पड़े। और यहाँ पर ना मैं एक बात बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूँ कि ये जो गुस्सा था ये 100% सही था। पैडी में जो हुआ उस पर बोलना ही चाहिए था। पर असली बात अब शुरू होती है। पैडी के मुश्किल से 2 हफ्ते के बाद बॉलीवुड की एक फिल्म आती है कॉकटेल 2 और इसमें कृति सेनन के पीछे से लिए गए क्लोजअप बिकिनी शॉट्स बिल्कुल वैसे ही थे जैसे पैडी में थे। पर इस बार ना किसी ने माफी मांगी, ना कोई हंगामा हुआ, उल्टा इसी चीज को बोल्ड कहा गया, बोल्ड, ग्लैमर कहा गया, उसकी तारीफ कर दी गई। अब बस आप यहां पर रुकिए और सोचिए, एक ही जैसी चीज पर 2 बिल्कुल अलग अलग रिएक्शन। फर्क सिर्फ इतना कि एक साउथ की फिल्म थी, दूसरी बॉलीवुड की। और ये कोई एक बार की बात नहीं है, ये एक पक्का पैटर्न है। हम साउथ की फिल्मों को इसी ऑब्जेक्टिफिकेशन के लिए जमकर ट्रोल करते हैं और सही करते हैं। हम भोजपुरी इंडस्ट्री को इसी के लिए उसको सस्ता घटिया बताते हैं और सही बताते हैं। पर जब बिल्कुल सेम चीज, बल्कि कई बार तो उससे भी ज्यादा बॉलीवुड कर देता है, तो वही ऑब्जेक्टिफिकेशन अचानक से आर्ट बन जाती है, बोल्डनेस बन जाती है, प्रोग्रेसिव थिंकिंग बन जाती है। कैसे? पहले ये वाला डिफरेंस छोटे डायरेक्टर और बड़े डायरेक्टर के बीच दिखाई देता था। राज कपूर तो पूरा ही नग्न करके दिखा देता था लड़की को। वो बड़ा डायरेक्टर था तो कोई क्वेश्चन ही नहीं करता था, बल्कि उसे न्यूड कहा जाता था, नेकेड नहीं। बाय द वे, न्यूड और नेकेड में आर्ट का फर्क होता है, आर्ट का। कोई सेंस है भाई साहब इस बात की? तो इस पूरी वीडियो का सवाल बस इतना है, जो स्टैंडर्ड हमने साउथ के लिए रखा और भोजपुरी के लिए रखा, वही सेम स्टैंडर्ड बॉलीवुड पर लागू क्यों नहीं होता है, जबकि सबसे ज्यादा कीचड़ तो यहीं पर भरी हुई है। और इसका जवाब किसी आम दर्शक के पास नहीं है, इसका जवाब छुपा हुआ है एक ताकतवर बॉलीवुड एलीट लॉबी के अंदर और उसके चमचों के अंदर, जो सालों से बॉलीवुड के लिए एक अलग नियम चलाते रहे हैं और बाकी पूरे देश के लिए एक दूसरा नियम। तो आज इसी दोगलेपन को हम एक एक करके खोलेंगे और आखिर में इन्हीं लोगों से सीधी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं ये पैडी और कॉकटेल 2 तक सीमित नहीं है, ये तो बस सबसे ताजा एग्जाम्पल है। असल में बॉलीवुड के पास तो इसकी पूरी एक लंबी लिस्ट है, जिसे हर बार किसी खूबसूरत नाम के पीछे छुपा दिया जाता है। आप गहराइयों का एग्जाम्पल ले लीजिए, जिसमें इंटीमेट शॉट्स की बौछार थी, पर उसे ऑब्जेक्टिफिकेशन के बजाय मैच्योर सिनेमा, बोल्ड स्टोरी टेलिंग कह दिया जाता है। आप पठान के बेशरम रंग को देख लो, जिसमें दीपिका के हर एंगल से जानबूझकर शॉट लिए गए थे और उसे एक बोल्ड स्टेटमेंट बता दिया गया था। सच तो भाई साहब बस इतना है कि बिल्कुल वही कैमरा एंगल, वही शॉट्स जब साउथ में लिया जाए ना, तो डायरेक्टर्स लस्ट बन जाता है वो सब कुछ। और जब बॉलीवुड में ये सब कुछ होता है तो वो आर्ट बन जाती है, आर्ट। और इसका ना सबसे ओपन एग्जांपल है पिछले साल आई हाउसफुल 5। इस फिल्म में डायरेक्टर तरुण मनसुखानी ने हर हीरोइन को सिर्फ एक आई कैंडी की तरह इस्तेमाल किया। और सबसे बड़ी बात, क्रिटिसिज्म के बाद भी ये फिल्म 242 करोड़ रुपए कमा गई। बात यहीं तक नहीं रुकी, बॉलीवुड में ऐसे ऐसे सीन्स ग्लैमर के नाम पर डाले जाते हैं जिसकी वहां जरूरत तक नहीं होती, लेकिन फिर भी इन्हें जेनजी कंटेंट का टैग देकर और ज्यादा प्रमोट किया जाता है। और ये तो सिर्फ फिल्मों के सीन थे, आइटम सॉन्ग का तो बॉलीवुड में एक पूरा कारखाना सालों से चल रहा था, जो आज तक बंद नहीं हो पाया। 90s में चोली के पीछे आया था, तो वहां से शुरू हुआ खेल वो शीला की जवानी, मुन्नी बदनाम हुई, चिकनी चमेली, फेविकॉल से और हलकट जवानी से होते होते ना नोरा फतेही के दिलभर, ओ साकी साकी, कमरिया तक पहुंचा। प्रियंका चोपड़ा का पिंकी है पैसे वालों की याद करो और खुद बताओ, क्या ये गाना समाज में ये मैसेज नहीं देता
कि लड़कियों को बस पैसा चाहिए। और यही सब आज तमन्ना भाटिया की आज की रात हो या फिर गफूर हो, सोनम बाजवा की अकेली रात और लेटेस्ट तो भाई साहब सरके चुनरिया सरके, एक लंबी लाइन है जो विमेन को इस लेवल पर ऑब्जेक्टिफाई करती है जिसकी कोई सीमा तक नहीं है। हर फिल्म में एक महिला को सजा धजा कर एक गाने के बहाने सिर्फ देखने की वस्तु बना दिया जाता है, चाहे फिल्म के प्लॉट में उसकी जगह तक ना हो। और ये जो हिपोक्रेसी है ये साफ साफ दिखाई देती है। जहां साउथ की फिल्म में ये ऑब्सीनिटी है, रिग्रेसिव है, भोजपुरी में ये सस्ता है, घटिया है, और जिसके लिए इन्हें कॉल आउट करना भी चाहिए। लेकिन आयरॉनिकली बॉलीवुड में ये सब कुछ बोल्ड हो जाता है, प्रोग्रेसिव हो जाता है, ग्लैमर हो जाता है और हीरोइन की अपनी चॉइस हो जाता है। देखो चीज एक ही है पर उसका नाम सिर्फ इस बात पे बदल जाता है कि कौन बना रहा है। और ये जो नाम है ना, ये अपने आप नहीं बदल जाते, इसे बदलते हैं वो चमचे यानी वो रिव्यूअर्स, वो क्रिटिक्स और वो पूरी पीआर मशीनरी जिनका काम ही यही है कि बॉलीवुड की गंदी से गंदी चीज को आर्ट की चादर पहनाना। ये वो लोग हैं जो बाकी सबको संस्कार का ज्ञान बांटते हैं, पर बॉलीवुड ने किया तो आर्ट है भाई साहब, आर्ट। और यही वो पहली लेयर है जहां से ये पूरा का पूरा स्टैंडर्ड सेट किया जाता है। देखिए जो बॉलीवुड आज सबसे ज्यादा दूसरों पर उंगलियां उठा रहा है, सच ये है कि ये पूरी मशीनरी उसी ने बनाई थी। और ये कोई आज का चलन नहीं है, इसकी जड़ें बहुत पुरानी हैं और उन दिनों तक जाती हैं जब ब्लैक एंड व्हाइट सिनेमा हुआ करता था। हिंदी सिनेमा अपने शुरुआती दौर में था। इस पूरे सिलसिले का सबसे बड़ा चेहरा थे खुद राज कपूर, जिन्हें आज तक शोमैन ऑफ बॉलीवुड कहा जाता है। 1970s में आई उनकी एक फिल्म मेरा नाम जोकर, उसमें सिमी ग्रेवाल का एक न्यूड सीन था जिसने उस वक्त सेंसर बोर्ड से लेकर आम दर्शक सबको हिला दिया था। इस फिल्म में ऋषि कपूर एक स्कूल के लड़के राजू का किरदार निभा रहे थे और सिमी ग्रेवाल बनती है उनकी टीचर, जिन पर यह लड़का फिदा हो जाता है। और इसी इन्फैचुएशन के नाम पर टीचर को वो नहाते हुए देखता है छुप छुप कर, और टीचर को इस बात का पता होता है, बट टीचर वाज कूल अबाउट इट। भाई साहब राजू की फैंटेसी दिखाते हुए ना फिल्म में कई सारे सीन और दिखाए गए थे ऐसे ही, जिनकी फिल्म में कोई एक्चुअल नीड भी नहीं थी। और ये सिर्फ एक फिल्म तक नहीं रुका, इसके बाद सत्यम शिवम सुंदरम बनती है। सत्यम शिवम सुंदरम में जीनत अमान के इसी तरीके के कई सीन्स थे। फिर उसके बाद आती है राम तेरी गंगा मैली, उसमें मंदाकिनी के ऐसे बहुत सारे सीन्स थे जिनका कहानी से कोई लेना देना था ही नहीं। बिना बात एक सीन में मंदाकिनी को नहाते हुए सफ़ेद साड़ी पहनाकर ऊपर से सब कुछ दिखाया गया। क्यों? कोई ज़रूरत थी? नहीं, पर दिखाना था भाई को, दिखा दिया। अब यहाँ पर ना असली बात समझिए, अगर ये सब कुछ कोई छोटा डायरेक्टर कर देता तो उस पर बड़ा विवाद खड़ा हो जाता, उसे सीधा अश्लीलता बोल दिया जाता। पर क्योंकि ये राज कपूर ने किया था, वो बड़े प्रतिष्ठित डायरेक्टर थे, तो इसलिए वही विवाद अब आर्ट बन चुका था। यानी जो दोहरा मापदंड हम आज साउथ और बॉलीवुड के बीच में देखते हैं, वो पहले बॉलीवुड के अपने अंदर ही चल रहा था, छोटे डायरेक्टर बड़े डायरेक्टर के बीच में। और ये बिना मतलब का स्किन शो सिर्फ सीन तक सीमित नहीं था, हर फिल्म में एक आइटम सॉन्ग घुसाने का पैटर्न ना इसी दौर का है भाई साहब। फिर चाहे उस गाने का कहानी से कुछ लेना देना हो या ना हो, हेलन का एक गाना हमेशा फिल्म में मिलेगा। और हेलन कई बार ना मेन लीड एक्ट्रेस से ज्यादा पैसा लेती थी एक गाना करने का। अब हेलन को इतना पैसा देने का क्या मतलब था, क्योंकि हेलन के नाम पे लोग टिकट खरीद के सिनेमा देखने आते। और फिर जो काम हेलन कर रही थी वो काम बड़ी एक्ट्रेसेस ने भी करना शुरू कर दिया था। हम जोली का एक गाना टिक टिक टिक, उसमें मुमताज ने वही काम किया था जो हेलन कर रही थी। और ये सब सिर्फ कमर्शियल वैल्यू बढ़ाने के लिए हो रहा था। यानी यहीं से महिला को एक देखने की, एक भोग की वस्तु बनाकर बेचने की जो आदत थी वो बॉलीवुड ने बना ली थी। 90s में ये ट्रेंड काफी नॉर्मलाइज होने लग गया था। खलनायक का एक गाना आया चोली के पीछे क्या है, जिसके बोल शुरू से लेकर आखिरी तक केवल एक ही चीज के इर्द गिर्द घूम रहे थे। इस गाने पे ना इतना बवाल हुआ था कि ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन ने तो इसको बंदी कर दिया था और 31 संगठनों ने इसे रोकने के लिए मांग भी उठाई थी। पर हुआ इस सब का उल्टा। ये गाना इतना बड़ा हिट हुआ, इतना बड़ा हिट हुआ कि इसने सारे नए रिकॉर्ड बना दिए। और उसी दिन बॉलीवुड ने एक बात हमेशा के लिए समझ ली कि मार्केट को तो बस यही चाहिए।
यहीं से ये दोहरे मतलब वाले गाने भी ट्रेंड में आने लगे और आइटम सॉन्ग्स तो ट्रेंड में थे ही। सरकाई लियो खटिया, टिप टिप बरसा, छम्मा छम्मा, ये गाने ना एक के बाद एक हिट होने लगे थे। फिर 2000s में ना इसी चीज को और आगे ले जाया गया। बड़ी बड़ी लीड हीरोइंस जो पहले अपनी अच्छी इमेज के नाम पर ऐसे गानों से दूरी बना के रखती थी, अब खुद आने लगी। शीला की जवानी में कैटरीना, मुन्नी बदनाम में मलाइका, फेविकॉल से और हलकट जवानी में करीना, चिकनी चमेली में फिर कैटरीना, और धीरे धीरे ना ये एक पक्का फॉर्मूला बन चुका था जिसमें कैमरा पैरों से चेहरे तक स्लो मोशन में स्लाइड होता हुआ जाता था, नेवल पर थोड़ी देर के लिए ठहर जाता था, फिर ऊपर से ऐसा शॉट लिया जाता था जो सीधा ब्लाउज के अंदर झांकता था। क्या होगा साकियों का जो हम पीना छोड़ दे। और फिर आया वो दौर जो आज तक चल रहा है, जब आइटम नंबर हर फिल्म का एक जरूरी हिस्सा बन चुका है, चाहे फिल्म के प्लॉट में उसकी जरूरत हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हालत ये हो गई है कि अगर कोई देशभक्ति वाली सीरियस फिल्म भी बन रही है ना, तो उसमें एक आइटम नंबर तो घुसा ही दिया जाता है। ऐसे ही चाहे फिल्म फैमिली ड्रामा हो, रोमांटिक थीम पे बनी हो, कोई हॉरर थीम पे बनी हो, या फिर इवन एक सीरियस एक्शन फिल्म हो, यानी जॉनरा कोई भी हो, सेम ऑब्जेक्टिफिकेशन आपको सब में मिलेगी। यानी महिला का जिस्म अब फिल्म बेचने का सबसे आसान तरीका बन चुका था। तो आज जब किसी भी मूवी में ये ऑब्जेक्टिफाई करते हुए सीन्स या गाने दिखते हैं, तो वो कोई अचानक हुई घटना नहीं है, वो धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मलाइज किया गया है, सोच समझ कर किया गया है। मतलब इंडियन फिल्म इंडस्ट्री ने खुद पूरा सिस्टम बनाया है, इसे दशकों तक चलाया है और इससे आराम से पैसा कमाया है। तो इस बात से साफ है कि बॉलीवुड इस गंदगी में गिरकर नहीं पहुंचा है, बल्कि ये तो इसकी नींव में ही रखा हुआ था। जो इंडस्ट्री आज दूसरों को डिमीन कर रही है, उसने खुद ये स्किन शो और ये दोहरा मापदंड अपने पहले ही दिन से चलाया हुआ था। और इसीलिए जब बॉलीवुड वाले साउथ या भोजपुरी वालों को ज्ञान देते हैं, तो असल में ये भूल जाते हैं कि इस धंधे के असली पिताजी तो ये खुद हैं, जो अब मॉरल पुलिस बनने की ढोंग कर रहे हैं। एटलीस्ट साउथ वाले और भोजपुरी वाले आपको मॉरल टीचर होने का ढोंग तो नहीं करके दिखाते, पर बॉलीवुड ये ढोंग अच्छे से करता है। कीचड़ के ऊपर ज्ञान की ये चादर, यही बॉलीवुड की असली पहचान है। पर यहाँ एक सवाल ना खड़ा हो जाता है, जब ये गाने बैंड भी हुए, कंडेम्ड भी हुए, और फिर भी रुकने की बजाय बढ़ते ही चले गए, क्यों? इसका बेसिक सा जवाब ये है कि कभी संस्कार या मोरालिटी की बात तो थी ही नहीं। किसकी बात थी? बताता हूं। देखो, ये जो कुछ भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है, इसका ना जवाब केवल एक ही है। ये शुरू से आखिर तक केवल और केवल पैसे की बात है। एक बड़े नाम वाली हीरोइन अगर एक आइटम नंबर कर दे, तो वो फिल्म की कमाई कई गुना बढ़ा देती है। विद्या बालन ने एक फिल्म की थी, उसका नाम था द डर्टी पिक्चर, और उसने उस समय कहा था ओनली सेक्स और शाहरुख सेल्स इन बॉलीवुड। और फिल्म जब रिलीज हुई तो अखबारों ने आर्टिकल छाप दिए, राउंची विद्या सेल्स मोर देन शाहरुख खान इन बॉलीवुड। विद्या बालन ने जो बात कही, बॉलीवुड को वो बहुत पहले से बहुत बढ़िया तरीके से पता है। डायरेक्टर को और प्रोड्यूसर को ठीक ठीक पता होता है कि कैमरा कहाँ रखना है, कितनी देर तक रखना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आए। ये गलती नहीं होती है, ये सोच समझकर प्लान के साथ किया जाता है। पर इस पूरे मामले में सबसे ज़्यादा ढोंगे होते हैं वो बड़े स्टार्स, जो ये सब कुछ करते भी हैं और माइक के सामने इसके खिलाफ बोलने लगते हैं। पहले ये करके पैसा कमाओ, फिर इंटरव्यू में इसके खिलाफ बयान देकर अपनी इमेज भी बचा लो। इसे ही भाई साहब शास्त्रों में हिपोक्रेसी कहा गया है। एक बार ये समझ में आ गया तो हर तरफ दिखेगा। जानवी कपूर ने एक पॉडकास्ट पर बहुत अच्छी बात कही थी
कि किसी को उसकी मर्जी के खिलाफ सेक्सुअलाइज करना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है और ये उन्हें परेशान कर देता है, परेशान। पर फिर वही जानवी कपूर पेडी कर लेती हैं और प्रमोशंस में उसी डायरेक्टर की तारीफें भी कर देती हैं। सिंपल सी बात है कि अगर इतनी ही नाराज़गी थी, इतनी ही परेशानी थी, तो फिल्म को हाँ क्यों किया, उसे प्रमोट क्यों किया? इसका मतलब साफ है, आप बोलने के कुछ हो, लेकिन जब करने की बात आती है और उस करने के लिए पैसा मिल जाए, फेम मिल जाए, तो आप आराम से कर दोगे, एक कदम भी पीछे नहीं हटाओगे। और इसमें ना जानवी अकेली नहीं है। तमन्ना भाटिया का आज की रात गाना आया और जब लल्लन टॉप के इंटरव्यू पे उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने इसे सही ठहराते हुए कहा कि कितनी ही माँओं ने उन्हें बताया है कि उनका छोटा बच्चा तभी खाना खाता है जब ये गाना बजता है। एक गाना देख के अगर किसी का बच्चा खाना खा रहा है, सो बी इट। कौन सा गाना? आज की रात। I can't tell you the number of mothers that have called me up and said, my child will eat food only if he hears आज की रात। Because वो छोटे बच्चे अपने डायपर में ऐसे हिल रहे होते हैं। मुझे उन मम्मियों की फिक्र हो रही है अब। देखो मम्मियों को कंसर्न है कि बच्चा खाना खा रहा है कि नहीं, ठीक है, प्रायोरिटीज होती है। खाना तो खा रहा है, ठीक है, पर तो 1-8 साल की उम्र में उसको कौन से लिरिक्स समझ में आएंगे? यानी ये कितने सेक्सुअलाइज गाने को आप सही साबित कैसे कर रहे हो? बच्चों का सहारा लेके, बच्चों का खाना उसका सहारा लेके। वाह। इसी तरीके से नोरा फतेही, जिन्होंने दिलबर या फिर ओ साकी साकी जैसे गानों से अपना पूरा करियर ही आइटम नंबर्स पे खड़ा कर लिया, जब उनके एक वल्गर गाने पर बवाल हुआ तो वो तुरंत सफाई देने आ गई। उन्होंने पता है क्या कहा? उन्होंने कहा उन्हें तो इस गाने के बोल ही नहीं पता थे, जबकि हर शॉट और हर स्टेप शूट करने से पहले डायरेक्टर आपको सब समझाता है। बिना गाना बजाए कौन नाचता है भाई साहब? और ये दोहरापन सिर्फ आज का नहीं है, ये सभी बड़े नामों के साथ चलता आया है। कैटरीना कैफ खुद कह चुकी हैं कि अगर कोई अपने आप को कोरियोग्राफर के सामने ऑब्जेक्ट जैसा फील करता है तो उसे वो काम कभी नहीं करना चाहिए। और फिर वही कैटरीना कैफ शीला की जवानी चिकनी चमेली कर देती हैं और ये भी कहती हैं कि उन्हें इसमें ना जरा सा भी ऑब्जेक्टिफिकेशन जैसा कुछ नहीं लगा। How do you feel? I can tell you I never felt objectified in Chikni Chameli. I enjoyed that song. I enjoyed the dance. I enjoyed what I was doing. And I don't think I for a moment felt objectified or brought any sort of, रुको भाई साहब, रुको। कैटरीना ने करण जौहर को बहुत टाइम से ये कह रखा था कि उन्हें ना किसी आइटम सॉन्ग में कास्ट किया जाए। मेरा बहुत मन है आइटम सॉन्ग करने का, प्लीज़ मुझे कास्ट करो ना। और फिर जब करण जौहर उन्हें अपनी फिल्म अग्निपथ में चिकनी चमेली में लेता है तो कैटरीना इतनी खुश हो जाती है कि उस गाने की पेमेंट तक नहीं लेती। फिर करण जौहर उन्हें फरारी कार गिफ्ट करता है। दीपिका पादुकोण ने उस वक्त पूरी आवाज़ उठाई थी जब एक अखबार ने उन्हें सिर्फ उनकी क्लीवेज तक रिड्यूस कर दिया था। पर फिर वही दीपिका पादुकोण बेशरम रंग करती हैं। ऐसे ही कृति सेनन बॉलीवुड में एंट्री से पहले वो कह रही थी कि वो ना ये सब स्लीजी सीन में कंफर्टेबल नहीं होती हैं। I would never shoot something which is shot in a sleazy manner. I would not feel good about it. और आज वही सब कर रही हैं। मतलब माइक के सामने सब इस चीज़ के खिलाफ हैं, पर कैमरा ऑन होते ही सब एक लाइन में खड़े हो जाते हैं और जैसे ही इन स्टार्स पर सवाल उठता है वही चमचे आगे आ जाते हैं ताकि इन्हें एम्पावर्ड, चॉइस, आर्टिस्टिक फ्रीडम, इन सब नामों में बचा लिया जाए। पर इस पूरे मामले में शायद सबसे सीधी बात प्रियंका चोपड़ा ने ही कही थी जब उन्होंने साफ साफ कहा था कि ये सब चीज़ें बन इसलिए रही हैं क्योंकि लोग देख रहे हैं, क्योंकि ये बिक रहा है, लोग टिकट खरीद रहे हैं इसके नाम पे। इट्स कॉल्ड डिमांड एंड सप्लाई। Objectification of women in general. Music videos, pop songs, big tentpole movies. Why do those things make money? People are watching it, right? Who's buying those tickets? And then we're critiquing the people who are doing it. It's called demand and supply. Don't demand it. यानी ये मोरालिटी से ज़्यादा ग्लैमर और पैसे छापने की मशीन है। तो अब अगर ये सब सिर्फ पैसे के लिए ही है तो CBFC नाम की जो सेंसर बोर्ड है, वो जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो कहाँ है जिसका काम इन सब पे रोक लगाना था? क्या वो भी पैसे के नीचे दबा हुआ है? इस पे आगे बात करते हैं। देखिए, CBFC यानी सेंसर बोर्ड का काम ही ये है कि वो ये डिसाइड करे क्या पास होगा
और क्या नहीं। पर यहाँ पर असली सवाल ये आता है कि सेंसर बोर्ड अपनी कैंची चलाता किस पर है। पिछले ही साल एक फिल्म आई थी संतोष, जिसे यूके ने अपनी तरफ से ऑस्कर के लिए भेजा था। मतलब इस फिल्म को दुनिया भर में सराहना मिली थी। ये फिल्म बात करती थी कास्ट की, पुलिस की जाति की, महिलाओं के साथ होते हुए भेदभाव की, लेकिन CBFC ने इस पूरी फिल्म पर कास्ट और इस्लामोफोबिया के नाम पे कैंची चला दी। नतीजा ये निकला कि ये फिल्म इंडिया के थिएटर्स में लग ही नहीं पाई। पर इसके दूसरी तरफ नोरा फतेही वाला वो जो वल्गर गाना था, वल्गर गाना, इनके सामने से आराम से निकल गया। और उस गाने को तब हटाया गया जब पब्लिक ने और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन तक ने दबाव बनाया। और ठीक उसी वक्त जब धुरंधर जैसी पैन इंडिया नेशनलिस्ट फिल्म आई तो CBFC ने उसमें 21 बार कैंची चला दी। खुद फिल्म मेकर उनिर ने सवाल उठाए कि जब एक वल्गर गाना बिना रोक टोक के निकल सकता है तो बाकी चीजों पर इतनी सख्ताई क्यों। मतलब पैटर्न ना बहुत साफ था। जो फिल्म समाज को आईना दिखाती हैं उसे एक घड़ी को रोका जा सकता है, और जो सिर्फ जिस्म बेचती हैं उसे अक्सर आराम से छूट मिल जाती है। ये इत्तेफाक नहीं है, ये सोच समझकर तय की गई प्रायोरिटी है। और मैं यहाँ साफ साफ ये बता दूं, साउथ भी कोई दूध का धुला नहीं है, वहाँ भी ठीक यही सब होता है। पर एक बार फिर वही बात आ जाती है कि साउथ के अगेंस्ट हम खुलकर बोलते हैं, उन्हें इसके लिए बैकलैश मिलता है और उसके बाद वो माफ़ी भी मांगने पर मजबूर हो जाते हैं। पर यहाँ बॉलीवुड में तो भाई साहब आकर सब चुप हो जाते हैं। उल्टा यहाँ तो इनफिडेलिटी और सब ऑब्जेक्टिफिकेशन जो है ना, उसको ग्लैमराइज कर दिया जाता है। और यही यहाँ की सबसे डरावनी बात है कि सब जस्टिफाइड है। जो लोग ये सारा कीचड़ बेच रहे हैं ना, उन्हें रत्ती भर भी इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि एक पूरी नई पीढ़ी के सामने महिला को सिर्फ एक जिस्म की तरह दिखाया जा रहा है। इन्हें सिर्फ अपनी कमाई से मतलब है। आप साउथ के ऑब्जेक्टिफिकेशन को कॉल आउट करो, आप भोजपुरी के वल्गर गानों को सस्ता और 2 कौड़ी का भी बताओ, बिल्कुल सही करते हो, करना भी चाहिए। पर जब आपकी अपनी फिल्म, आपका अपना स्टार और आपका अपना गाना ठीक वही करता है, बल्कि उससे ज़्यादा कर देता है, तब आप उसे बोल्ड, प्रोग्रेसिव आर्ट का नाम दे देते हो। अभी हाल ही को मनोज तिवारी को ग्रिल किया गया न्यूज़ रूम में बिठा के। 4-5 एंकर्स ने तड़ातड़ उससे क्वेश्चंस पूछे, और पूछने भी चाहिए थे। पर क्या ऐसे क्वेश्चंस किसी बॉलीवुड स्टार से पूछे गए हैं? क्या बॉलीवुड में ये सब कुछ नहीं होता? अगला गाना जो पढ़ रही हूँ उसके लिरिक्स पढ़ते हुए मैं खुद अनकंफर्टेबल, असहज महसूस कर रही हूँ। कहवा लुकवा के जयबू चोली के, मेरे ख्याल से इसका हिंदी ट्रांसलेशन ये होगा। ये हमारा गाना नहीं। मेरे पास वीडियो मौजूद है इस गीत का, दिखाऊं आपको? हो ही नहीं सकता, दिखाइए। मेरे पास वीडियो है इस गीत का। हाँ। अभी इस वक्त मौजूद है, दिखाइए ना। मेरा हो ही नहीं सकता। आप उसके वीडियो में हैं और आप उसमें अभिनय भी कर रहे हैं और आप उसमें गीत भी गा रहे हैं। नहीं ऐसे। Here I come. Here I come. शाहरुख खान और करीना कपूर की एक फिल्म आई थी अशोका। फिल्म में करीना बहुत बोल्ड दिखाई गई थी। लोगों ने पूछा भी था कि सम्राट अशोक की फिल्म में इतनी बोल्डनेस क्यों दिखाई जा रही है भाई साहब। शाहरुख का इस पर जवाब था कि वो दिखा रही है तो आप स्क्रीन पे देखो, क्या प्रॉब्लम है। यहाँ इन्हें ऑब्जेक्टिफिकेशन नहीं दिखाई दिया, तो ये ना बेसिकली हिपोक्रेसी और बेशर्मी से ज्यादा कुछ और है नहीं। या तो ये स्लीज हर जगह से बंद करो, साउथ में भी बंद करो, भोजपुरी में भी बंद करो, बॉलीवुड में भी बंद करो, या फिर दूसरों को संस्कार का ज्ञान देना हमेशा के लिए बंद कर दो। उसूल एक ही रखो, सब पर बराबर। स्टार कोई भी हो, डायरेक्टर कोई भी हो, प्रोडक्शन हाउस कोई भी हो और इंडस्ट्री कोई भी हो, जब ऑब्जेक्टिफिकेशन होगी तो उसे ऑब्जेक्टिफिकेशन ही कहा जाएगा और कुछ नहीं। और अगर इतना भी नहीं कर सकते हो तो कम से कम ये दोहरापन, ये हिपोक्रेसी, ये बंद कर दो। बाकी आपका इस मुद्दे के ऊपर क्या कहना है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि ये बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो UPI, पेट्रियन और जॉइन बटन, इन तीनों के थ्रू कर सकते हो। लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बाकी स्क्रीन पे जो दूसरी वीडियो आपको दिखाई दे रही है, इसे भी देखिएगा। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।